जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस का VVI क्वेश्चन विथ आंसर के साथ लेकर आ गया हूं, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले हम ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। और इस पार्ट 1 में हम आपको क्या कराएंगे, तो आपको इस पार्ट 1 में आपको हम बताएंगे, ओनली आपको बताएंगे इसमें, इस वीडियो में हिस्ट्री से जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उन सभी का सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। आंसर के साथ बताऊंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा। तो यहीं से आपका हिस्ट्री का जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका आसानी से यहाँ से बनेगा। यही क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, देखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, लिखा गया है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता बनाए रखता है। ओके, तो इसका आंसर क्लियर हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मेजनी कौन था। तो बहुत सिंपल आंसर लिखा गया है कि मेजनी इटली के साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक के साथ एक योग्य सेनापति था जो 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन करके इटली का एकीकरण का प्रयास किया। ओके, आगे देखते हैं मेटरनिख युग क्या है। तो देखिए, इसमें बताया गया कि यूरोपीय इतिहास में 1815 से 1848 के अवधि को मेटरनिख युग कहा जाता है। मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिख 1815 में वियना सम्मेलन करके नेपोलियन युग का अंत करके मेटरनिख युग का शुरुआत किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो देखिए, बताइए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। दूसरा, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों का विखंडित होना। तीसरा, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं। और चौथा बताया गया है ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्न थे। फ्रांस के शासक लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग का साथ रखा। फ्रांस के राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव था। लुई फिलिप के नीति और जनता में उनके प्रति असंतोष, ये सब इसके कारण थे। पूंजीवाद क्या है। तो देखिए, पूंजीवाद की परिभाषा अच्छी तरह से बताया गया है कि पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक संस्था है जिसमें निजी संपत्ति एवं निजी लाभ की अवधारणा की मान्यता दी जाती है, पूंजीवाद कहलाता है। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज का वह वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। खूनी रविवार या लाल रविवार क्या है। तो देखिए, बताया गया है कि 9 जनवरी 1905 को, ठीक है, या फिर इसको क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है कि 1905 ईस्वी की क्रांति क्या है या खूनी रविवार क्या है। तो इसका आंसर आपको अच्छी तरह से बताना है कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, है ना, रविवार के दिन रूस में मजदूर लोग एक विशाल संख्या में रोटी दो का नारा लगाते हुए जुलूस सेंट पीटर्सबर्ग के महलों की ओर जा रहे थे। तभी जार के सैनिकों ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियों की बारिश कर दिया, जिससे हजारों लोग मारे गए और अनेक लोग घायल हो गए। खून की धारा बहने लगी। इसी घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। नई आर्थिक नीति क्या है या NEP क्या है। लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति लागू की, है ना, जिसके अनुसार रूस के किसान, मजदूर एवं पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई, जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। बाओदाई कौन था। तो देखिए, बाओदाई एक अन्नाम का शासक था जो 1945 में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण बाओदाई 25 अगस्त 1945 को अपनी गद्दी छोड़कर लंदन चला गया। जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ। जेनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी में साम्यवादियों और पूंजीवादियों अर्थात वियतनाम एवं
अमेरिका संबंधी देशों के बीच हुआ आंदोलन की चर्चा करें। देखिए बताया गया है कि हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फू सो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो भारत में बढ़ते क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1919 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें किसी भी भारतीय को बिना वारंट के किसी भी समय गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जा सकता था, है ना। उसे ही रॉलेट एक्ट कहा जाता था। आगे, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का उद्देश्य यह था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर उल्लंघन करना, है ना, उल्लंघन करना, ब्रिटिश कानून के भय से मुक्त करना। दांडी यात्रा का उद्देश्य यह था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर, है ना, कानून का उल्लंघन करना, है ना, बनाकर कानून यहाँ पे लिखना है, कानून का उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना और ब्रिटिश कानून के भय से मुक्त कराना था। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र है? तो देखिए, शहर रोजगार, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात इत्यादि प्रकार के क्रियाओं का केंद्र होते हैं। आगे नेक्स्ट, विश्व बाजार किसे कहते हैं? वैसा बाजार जहां विश्व के सभी देशों के वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी नई दिल्ली है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? 1861 ईस्वी तक रूस में अधिकांश किसान बंधुआ मजदूर थे। 1861 ईस्वी में कृषि दास्ता समाप्त होने पर भी उनकी स्थिति विशेष सुधार नहीं आया। ठीक है, कर्ज और लगान के बोझ से वे खेतिहर मजदूर बन गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? देखिए, इसका आंसर बताया गया है, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का प्रभाव मजदूर वर्ग पर भी पड़ा। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और उनकी मांगों का समर्थन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति क्या है? नए नए आविष्कार किए गए मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमानों पर वस्तुओं का उत्पादन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। 1750 के बाद इंग्लैंड में आरंभ हुआ था ये। ठीक है, यह 1750 के बाद में इंग्लैंड में ये आरंभ हुआ था। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो देखिए, कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने की कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी के बाद हुई। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? देखिए, तो वैसी स्थिति जब किसी देश के लिए कृषि उद्योग व्यापार विकास रुक जाए और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, बैंकों और कंपनियों का दिवाला खिसक जाए तथा वस्तुओं और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाए, ऐसी स्थिति को आर्थिक संकट कहा जाता है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण किसे कहते हैं? जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया हो, संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया हो, उसे क्या कहा जाता है? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, छापाखाना क्या है? छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा? छापाखाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि वर्ग की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन की शैली का एक नया आयाम दिया। मुद्रण कला का आविष्कार और विकास चीन देश में हुआ, लेकिन छापाखाना यूरोप में 13वीं सदी के अंतिम
अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने पहुंचाए गए। अगला क्वेश्चन, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। वैसी हस्तलिखित साहित्य सामग्री जो पुस्तक के रूप में छप कर लोगों के बीच न आई हो उसे पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि का उपयोगिता यह है कि इससे हमारे पूर्वजों की बात की जानकारियाँ मिलती है। यह महाकाव्य, नाटक, कहानी के रूप में विशेष ग्रंथ है। आगे नेक्स्ट, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से नाविक था। इन्होंने युवा को की एक सशक्त सेना बनाई, लाल कुर्ती बनाया था, मतलब एक लाल कुर्ती सैन्य तैयार किया था नाम का। इन सैनिकों को लेकर सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज स्थापना किया। इसके बाद इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दिया और एक साधारण किसान की भांति जीवन गुजारने लगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने इसमें 25 क्वेश्चन बताया। केवल ये 25 जो आपका क्वेश्चन था आपका इतिहास से लिया गया है। ओके, और ये इतिहास से क्वेश्चन लिया गया था और आपको पता होनी चाहिए कि इतिहास से जो क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से आने वाले हैं। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो बचे हैं जैसे नागरिक हो गया, भूगोल हो गया, है ना, और लोकतंत्र हो गया, आपदा प्रबंध हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये सब जो भी बाकी है उन सभी का दो तीन दिन के अंदर सभी का आंसर के साथ आपको PDF मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी तरह से बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।